एवरीवन, वेलकम टू प्रगतिशील क्लासेस। कैसे हैं आप सब? अच्छे हो? चलो बहुत अच्छी बात है। आप लोग अगर अच्छे हो तो आप लोग सच में जवाब देते हो जब मैं पूछ रही होती हूँ कैसे हो, पढ़ाई हो रही है या नहीं। मतलब खुद में आपस में अपने आप में बोल रहे होते हो। तो अगर ऐसा करते होगे तो शायद बराबर में मम्मी या कोई भी रिलेटिव रहते होंगे तो वो जरूर से पूछते होंगे कि ये अपने आप में क्यों बड़बड़ा रहे हैं, है ना। लाइक मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था कि जब भी मैं ऑनलाइन क्लास में खुद पढ़ रही होती थी तो लाइक मेरे टीचर अगर मुझसे पूछ रहे होते थे तो मैं जोर से कहती थी बड़े मजे से हूँ, बहुत अच्छी हूँ। तो मेरे आसपास के लोग थोड़े से वो हो जाते थे कि ये सब नॉर्मल तो है ना, ये अचानक से अपने आप में क्यों बोल रही है ना। तो मैं वैसे ही मतलब मैं एक्चुअली आपको बताती हूँ, जब मैं क्लासेस आप लोगों का ले रही होती हूँ ना तो आई रियली फील के बिल्कुल मैं एकदम फील कर रही होती हूँ कि हाँ मेरे सामने बच्चे बैठे हुए हैं एंड उनको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर मैं पूछ रही हूँ कि आप कैसे हो तो इन रिटर्न मुझे रिप्लाई मिल रहा है मैडम अच्छा हूँ और अच्छी हूँ। खैर चलो, तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। लास्ट का जो लेक्चर था जिसको हमने जिसमें हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था, तो मेरे अकॉर्डिंग वो भी थोड़ा सा ऐसा लेक्चर था जिसको इंसान को एक बार में शायद नहीं समझ में आए, उसको देखने के लिए एक बार दो बार की जरूरत पड़ जाए। तो मैं आप लोगों को भी कह रही हूँ, अगर इनकेस ऐसा हुआ होगा कि एक बार पूरा वीडियो देख लिए, कहीं पे समझ नहीं आया तो उसको फिर से देखा करो, राइट ना। और एक और बात, अगर मैं कहीं पे बहुत फास्ट हो जा रही हूँ, होता है अक्सर ऐसा हो जाता है मेरे साथ कि मैं बोलते बोलते बहुत फास्ट हो जाती हूँ और यहाँ पे आप लोग तो है नहीं जो मुझे कहे मैम धीरे, ऐसा तो कुछ हो नहीं पाता है यहाँ पे। मैं जब बाद में उस लेक्चर को दोबारा से मैं खुद सुन रही होती हूँ तो मुझे लगता है जा यहाँ पे इस सेकंड में मैं थोड़ी फास्ट हो गई। तो इन केस अगर मैं कहीं पे फास्ट हो गई हूँ तो उसको स्पीड जो होता है वो कम कर लिया करो, और अगर मैं कहीं पे स्लो हो रही हूँ तो उसको थोड़ा स्पीड बढ़ा करके अपने अकॉर्डिंग वीडियो को देखा करो। यही तो एक फायदा है कि अगर लग रहा है टीचर बहुत स्लो जा रहे हैं 1x पे 1.5x पे देख लिया, 1.25x पे देख लिया, है ना। लग रहा है टीचर बहुत फास्ट जा रहे हैं 0.75x पे देख लिया, 0.5x पे देख लिया, तो यहाँ पे इंसान के हाथ में अपने पास ये ऑप्शन होता है, राइट। तो चलो, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था तो हम लोगों ने बहुत नए नए टर्म्स देखा था। हमने देखा था कि न्यूक्लियस इज नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। हमने देखा था न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। हमने ये सारी चीजों को देखा था। साथ ही साथ हमने एक और बात जाना था कि न्यूक्लियस जो होता है, अगर नहीं मैं लास्ट लेक्चर में अगर स्किप कर गई हूँ तो अभी बता देती हूँ। न्यूक्लियस जो होता है, जब एक सेल को डिवाइड करना होता है, सेल डिवीजन में न्यूक्लियस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। विदाउट न्यूक्लियस सेल डिवाइड नहीं कर सकता है। क्लियर हो रहा है ना? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? चलो, तो हम लोगों ने ये सारी टॉपिक पे बात कर लिया था। न्यूक्लियस का ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक सेल को सरवाइव करवाने में। क्लियर हुआ ना? फिर हम लोगों ने लास्ट टाइम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। देखा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के प्रेजेंस पे और एब्सेंस पे ऑर्गेनिज्म दो कैटेगरी में बढ़ गए। एक को हमने प्रोकैरियोटिक कह दिया, दूसरे को हमने यूकैरियोटिक कह दिया, है ना। हमने ये सारी चीजों को देखा था। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन का रीजन बताया था क्योंकि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए होता है न्यूक्लियस को, इसलिए वहां पे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो रहा होता है ना, डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। फिर मैंने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस नाम का स्ट्रक्चर होता है जो कि जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता है। ये न्यूक्लियोलस राइबोसोम को बनाता है। राइबोसोम एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेल है। क्लियर हो गया? और अगर राइबोसोम को फिर न्यूक्लियस से बाहर निकलना है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर होता है, जिस पोर को कहते हैं न्यूक्लियर पोर। उस न्यूक्लियर पोर की मदद से प्रोटीन, राइबोसोम, जो भी चीज को न्यूक्लियस के बाहर जाना है वो न्यूक्लियर पोर की मदद से बाहर साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है। फिर हमने देखा था कि फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, तो उसको हमने कहा था न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रोटीन होता है, आरएनए होते हैं। आरएनए का फुल फॉर्म बताया था राइबो न्यूक्लिक एसिड।
अंडरस्टूड। अब ये आरएनए क्या होता है? तो आरएनए एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म में होता है। अगर ये समझ नहीं आया तो बस समझो अभी आरएनए नाम का कुछ होता है, ठीक है, इतना समझो। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है ना। हमने ये सारी बातों को देखा था। फिर मैंने बताया था कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमैटिन थ्रेड में होता है, बिल्कुल पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में इवनली स्प्रेड होता है, हमने पढ़ा था, राइट। उसके बाद हमने पढ़ाया था, मतलब मैंने बताया था कि जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो ये क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंस कर रहा होता है, और कंडेंस करके एक टाइम आता है कि वो बिल्कुल रॉड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह का कुछ रॉड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, और इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम कहते हैं। उसके बाद फिर हमने एक टर्म पढ़ा था जीन। तो जीन मैंने बताया था कि जीन वो होता है जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा होता है। तो कहेंगे क्या ये जीन कोई अलग सा जगह है? नहीं, वही क्रोमोसोम, वही क्रोमैटिन थ्रेड का वो इलाका जहाँ पे किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा होता। अब जैसे नहीं समझ में क्या इंफॉर्मेशन कैसा, तो सुनो, मुझे चिट्ठी लिखनी है। मैं रहती हूँ, मान लेती हूँ मैं हॉस्टल में रहती हूँ। अब ना फोन का जमाना आ गया है तो मैं जल्दी जल्दी व्हाट्सएप कर देती हूँ एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन इनकेस अगर सोचो कोई इंसान कहीं दूर, मतलब पुराने जमाने के बारे में बात समझो, तो उसको अपनी माँ को चिट्ठी लिखना है, अपने पिताजी को चिट्ठी लिखना है, तो वो क्या करता है? वो एक लेटर, एक पेज उठाता है ना, लेटर से। वो देखना, जीन को समझाने के लिए, क्रोमैटिन थ्रेड को समझाने के लिए मैं ये चिट्ठी का कहानी ले रही हूँ। तो वो चिट्ठी लिखने के लिए उसको एक पेपर की जरूरत होती है। उसने इस तरह का A4 साइज का पेपर ले लिया। इसको समझो ये है चिट्ठी। अब उसने ये लिखना शुरू किया, डियर मदर, माँ, जो भी लिखते हो, ठीक है, करके इस तरह से करके योर मतलब नॉट योर, सीधा सीधी नाम लिख दो। आयशा मान लेती हूँ मैं लिख रही हूँ, ठीक। मैंने ये चिट्ठी लिखा, किसको चिट्ठी लिखा? अपनी माँ को चिट्ठी लिखा, ठीक है। ये एक पेपर है जिसमें मैंने चिट्ठी लिखा। क्या इस पूरे पेपर में मैंने चिट्ठी लिखा है? क्या यहाँ पे भी मैंने कुछ 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 लिखा है? तो देखोगे कि उस पेज का बहुत सारा ऐसा भी जगह है जो बिल्कुल खाली है, जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, और बहुत ऐसा कम ऐसा जगह है जहाँ पे मैंने कुछ लिखा है। मतलब तो अब बताओ, मेरी माँ जब मेरा चिट्ठी खोलेगी तो क्या उस ब्लैंक स्पेस पे पढ़ेगी, या पीछे की तरफ, पेज के पीछे की तरफ खाली ही खाली है, पूरा का पूरा खाली है, ठीक है। तो क्या मेरी माँ पीछे की तरफ पढ़ेगी? नहीं, मेरी माँ वहां पे पढ़ेगी जहाँ पे कुछ बात लिखा हुआ है। ठीक उसी तरह से समझ लो, पूरा लंबा सा क्रोमैटिन थ्रेड है। क्या पूरे लंबे क्रोमैटिन थ्रेड में इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है कि बॉडी को कैसा रिस्पॉन्स करना है, बॉडी को कैसा अपने आप को रिप्रेजेंट करना है? क्या पूरे क्रोमैटिन थ्रेड में लिखा हुआ है? नहीं, बहुत कम ऐसा जगह होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा हुआ होता है। उसके अलावा बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता है, बिल्कुल वो प्लेन होता है। तो जीन वो जगह होता है जहाँ पे चिट्ठी लिखा हुआ है, जीन वो जगह पे है जहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। अब क्लियर हो गया? चिट्ठी से मुझे एक्चुअली लेक्चर लेने के बाद याद आया कि मैं इसको चिट्ठी से बहुत अच्छा एग्जाम्पल को रिलेट कर सकती हूँ, है ना। होप सबको समझ में आया होगा। क्लियर हो गया? चलो अब एक इम्पोर्टेंट बात लिख लो। देखो, न्यूक्लियस के बारे में मैंने बताया कि हर तरह के सेल में होता है। बताया, कहोगे मैम एक ही बात को क्या बार बार बोल रही हैं, हमें याद हो गया पूरी तरह से। लेकिन सुनो, कुछ ऐसे सेल भी होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। बावजूद इसके कि न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, स्टिल देयर आर मेनी सेल विच डू नॉट हैव न्यूक्लियस। तो अब आपका क्वेश्चन रहेगा, मैम जब उनके पास न्यूक्लियस ही नहीं रहेगा, हाउ दे सर्वाइव? तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वो सर्वाइव ऐसे रहते हैं कि बहुत कम टाइम तक वो जिंदा रहे, फिर अगेन वो मर जाते, दे डाइज अप। क्लियर हुआ? तो वही बात है, मेरी बात को समझना कि आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, आरबीसी जो सेल होता है
में न्यूक्लियस नहीं होता है। समझ में आया? तो क्या कभी न्यूक्लियस नहीं होगा? नहीं। जब वो इनिशियल स्टेज पे रहेगा, जब वो जस्ट आरबीसी सेल डिवाइड मतलब जस्ट आरबीसी सेल बना है, तब उस वक्त उसके पास न्यूक्लियस होता है। बट जैसे जैसे वो मैच्योर होते चला जाता है, तब वैसे वैसे उसका न्यूक्लियस खत्म होते चला जाता है। मतलब जब तक आरबीसी के ऊपर किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तब तक आरबीसी में न्यूक्लियस होगा। लेकिन जब आरबीसी मैच्योर हो जाता है, उसको काम मिल जाता है, उसके बाद उसका न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। यानी सारे आरबीसी में नहीं, स्पेशली ह्यूमन आरबीसी में, स्पेशली मैमेलियन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनके बॉडी में आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, बट ह्यूमन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। याद कर लो, नोट करके लिखो नोट। आरबीसी डू नॉट हैव न्यूक्लियस। आरबीसी डू नॉट हैव न्यूक्लियस। नेक्स्ट पॉइंट देके लिखो, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज ओनली 120 डेज। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज ओनली 120 डेज। यही वजह है कि आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है, जिंदा रहने का जो टाइम है, वो बहुत कम हो जाता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे समझना, न्यूक्लियस भले ब्रेन ऑफ द सेल है, लेकिन हर सेल में आरबीसी नहीं होता। दो ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। पहला है आरबीसी और दूसरा है सीव ट्यूब सेल। अब ये सीव ट्यूब सेल कहाँ मिलेंगे? ये सीव ट्यूब सेल प्लांट में मिलेंगे। ये सीव ट्यूब जो सेल है वो एडवांस टाइप ऑफ प्लांट में मिलेंगे। सीव ट्यूब सेल अभी नहीं समझ में आ रहा है, जब हम लोग टिश्यू पढ़ेंगे, टिश्यू में सब चीज मेंशन है, वहां पढ़ेंगे, राइट? तो लिखो आरबीसी सीव ट्यूब सेल डू नॉट हैव न्यूक्लियस। क्लियर हो गया यहाँ तक? एक और बात, क्या आरबीसी में सिर्फ न्यूक्लियस नहीं होता है? तो समझ लो, जैसे आरबीसी मैच्योर होता है, उसका मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल खत्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादातर सेल ऑर्गेनल रहेंगे तो आरबीसी को जिस रीजन से बनाया गया है वो काम सही तरीके से नहीं होता है। वो स्पेस कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन को जो कंटेन करने का जो उसका फंक्शन है, वो कम जगह तो कम हीमोग्लोबिन वो कैरी कर पाएगा। इसीलिए आरबीसी को हटा दिया जाता है, क्योंकि आरबीसी वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है, इनफैक्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है। तो जितना ज्यादा अगर आरबीसी में न्यूक्लियस रहेगा तो न्यूक्लियस बहुत ज्यादा वॉल्यूम सेल को ऑक्यूपाई कर लेता है, इसलिए न्यूक्लियस को हटा दिया जाता है। और भी अदर सेल ऑर्गेनल को हटा दिया जाता है ताकि अच्छे अमाउंट में हीमोग्लोबिन ये आरबीसी कंटेन कर सके। दिस इज द रीजन। चलो, एक मैं चाह रही थी ना आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट में क्रोमोसोम के बारे में लिखवा दूं, है ना? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब लिखो क्रोमोसोम, थोड़ा सा लिख लो क्रोमोसोम के बारे में ताकि थोड़ा आइडिया आपको हो जाए। क्रोमोसोम लिखो, क्रोमोसोम इज अ रॉड लाइक structure that are formed by condensation of chromatin fiber। मैं लिखवा रही हूँ तो टेस्ट में भी जरूर से दूंगी। लिखो, क्रोमोसोम इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ chromatin fiber during cell division। नॉर्मल टाइम रहेगा, सेल क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में क्रोमोसोम रहेगा, लेकिन जब सेल को डिवाइड करने का टाइम आ जाता है तो वो क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बना लेता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट देके लिखो, फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम इज टू कैरी एंड फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम करके लिखना, क्रोमोसोम कैरी एंड हेल्प ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब ये वही, जैसे एक बात बताती हूँ, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना।
जब बच्चा पैदा होता है, एकदम काम होके सुनना, जब बच्चा पैदा होता है तो अभी जस्ट जन्म लिया है, 2 घंटे के बाद उसके रिलेटिव देखते हैं ना, तो कहते हैं बच्चे की आंख जो है ना वो पापा की तरह है, बच्चे की जो नाक है ना वो मदर की तरह है, बच्चे का जो गाल है ना वो दीदी की तरह है। आप कह रहे होगे मैम आपका ही बहुत ज्यादा है। बच्चे का जो अलग अलग बॉडी का जो ऑर्गन कह लूं वो अलग अलग लोगों से मिला रहे होते हैं। देखो देखो बच्चे की हरकत जो है ना वो ऐसे कर रहा है, होता है ना। क्या होता है जो बच्चे के पेरेंट्स से ही हम मिलवाते, हम क्यों नहीं कहते देखो ना बच्चे की जो आंख है ना वो फलाने पड़ोस वाली चाची की बहन के भाई की बेटी की तरह। हम कभी ऐसा कहेंगे कि बच्चे की जो आंख है वो पड़ोस वाली चाची की बहन इनका कोई रिलेटिव है उसकी तरह? हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। हम जनरली मिलाते हैं बच्चे के पिता, बच्चे की माता, बच्चे की दीदी, बच्चे के भैया, इसी में बच्चे की नानी, बच्चे की मासी, यही मिलवाते हैं, है ना। होता क्या है, होता ये है कि जब एक सेल मतलब जब बेबी बॉर्न हो रहा होता है ना, तो मदर का एक सेल रिप्रोडक्शन में पड़े हो ना और फादर का एक सेल, दोनों मिलकर के फ्यूज करता है और वो सेल जो होता है वो क्रोमोसोम कंटेन कर रहा होता है। दोनों सेल क्रोमोसोम कंटेन कर रहा होता है और जो पेरेंट है, मान लेते हैं ये मदर का सेल, इसके अंदर क्रोमोसोम, ये फादर का सेल, इसके अंदर क्रोमोसोम, तो ये फादर का जो सेल है और ये जो मदर का सेल है तो इसके अंदर वैसा ही कैरेक्टर होगा ना, जैसा वो मदर दिखेगी या जैसा वो फादर दिखेंगे, ऐसा ही होगा ना। तो इसी वजह से जब वही क्रोमोसोम बच्चे में आता है तो हम कहते हैं कि बच्चे की आंख ऐसी, बच्चे की कान ऐसे, बच्चे की नाक वैसे, क्योंकि कैरेक्टर कौन डिसाइड कर रहा है? कैरेक्टर क्रोमोसोम डिसाइड करता है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, खत्म। अब नया हेडिंग डालो, आप लोगों का नया हेडिंग डालो साइटोप्लाज्म। यहाँ तक हमने बहुत न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया, बच्चे, दीदी, भैया, जीन, सब कुछ पढ़ लिया हम लोगों ने। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो साइटोप्लाज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस की तरह ही है इंपॉर्टेंट, लेकिन छोटा सा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। अगेन टर्म समझो, साइटो का मतलब होता है सेल, प्लाज्म का मतलब है फ्लूइड। नाम से ही समझ गए, साइटोप्लाज्म मतलब वो फ्लूइड जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, वो फ्लूइड जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको बाउंड कौन करता है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि साइटोप्लाज्म को सेल से बाहर जाने में कौन रोक रहा होता है। आपका ये जवाब देना है, ठीक है। चलो मान लेते हैं ये है हमारा एक सेल, ये है न्यूक्लियस, ठीक है। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा है, इसको मैं एक्चुअली मेरे पास अभी बहुत कलरफुल पेन नहीं है, इस वजह से मुझे मुश्किल हो रहा है बायो पढ़ाने में, थोड़ा ध्यान दो इसको। ये जो स्ट्रक्चर है ये एक स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या है यही आपको बताना है, ठीक है। ये है हमारा वो स्ट्रक्चर और ये है अंदर में हमारा न्यूक्लियस। ये दोनों के को हटा, मतलब इसको ऐसे कर दो और इसको अलग कर दो। इस बीच में जितना भी स्पेस है वो सारे स्पेस को हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्म। और क्या कह सकते हैं? साइटोप्लाज्म। ये वही साइटोप्लाज्म का वो पोजीशन होता है जहां पे हर प्रकार का सेल ऑर्गेनल होता है। मान लो ये है मेरा हाथ, मान लो क्या मेरा हाथ है ये, ठीक है। ये मान लेते हैं ये मेरा है, लाइक दिस इज माय, ये मान लेते हैं ये मेरा सेल, ये मेरा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये बीच में मैंने बना दिया न्यूक्लियस, ठीक है। ये बीच में मैंने बनाया न्यूक्लियस। अब ये सब जो स्ट्रक्चर है इसको मैं ऐसे कैसे दिखाऊं? ये समझ लो ये कुछ है, कंटेन हो रहा, विजिबल है। ये जो पोजीशन, ये पूरा ये जो पोजीशन है, ये पूरा पोजीशन है साइटोप्लाज्म का, ठीक है। अब इस साइटोप्लाज्म में ऐसे 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 पूरे में सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, अलग अलग
माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, अलग अलग प्रकार के बिल्कुल ऐसे एम्बेडेड है। ठीक है, समझ में आया? देखो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एक मिनट। देखो आई एम ट्राइंग, ये एक शीट है, शीट को कुछ ऐसे समझ लो, दिस इज शीट, और इसको कुछ ऐसे समझ लो, ये है हमारा साइटोप्लाज्म, और इस साइटोप्लाज्म में समझ लो कुछ इस प्रकार से चीजें ऐसे 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 करके पूरा एम्बेडेड है, उसमें चिपका हुआ है, और उसमें चिपके हुए होने के बाद जितना पोजीशन है सब में लिक्विड वाटर भरा हुआ है, सब में सॉल्ट है, प्रोटीन है, अलग अलग चीजें। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? कैसे मैं बताने की कोशिश करी, साइटोप्लाज्म में ऑल दी सेल ऑर्गेनल्स आर एम्बेडेड इन इट, और एम्बेडेड होने के बाद जितना जगह है सब में वाटर भरा हुआ है। नहीं समझ में आया? अभी भी नहीं समझ में आया? एक एग्जाम्पल बताती हूँ। आपका घर है, ठीक है, आपका घर है, आपका घर में एक रूम है, क्लियर? उस रूम में थोड़ा सा बेड होगा, थोड़ा सा स्टडी टेबल होगा, थोड़ा सा अलग अलग चीज होंगे, तो आप रूम को समझ लो सेल, ठीक है, और सेल में जितने सारे सामान है सबको समझ लो सेल ऑर्गेनेल। रूम में जमीन में ऐसे 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 करके रखा हुआ है, और जितना खाली जगह है, जहां जहां भी खाली जगह है वो सब समझ लो वो जगह है जहां पे वाटर भरा हुआ है। अब क्लियर हो गया? एकदम विजुअलाइज कर लिए? तो कुछ इस तरह से होता है सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट। तो अब लिखो, और एक बार, जो सेल का मेजॉरिटी पार्ट होता है, न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के अलावा जितना भी पोजीशन है, सब पोजीशन को हम साइटोप्लाज्म ही कहते हैं। लिखो साइटोप्लाज्म है, लिखो साइटोप्लाज्म, पॉइंट नंबर 1, साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज द मेजर पार्ट ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज द मेजर पार्ट ऑफ द सेल। क्लियर हुआ? सेकेंड पॉइंट देख लो। अब बताओ, इसके अंदर हर तरह का रिएक्शन हो रहा है ताकि सेल को जिंदा रखा जा सके। इसके अंदर हर प्रकार का रिएक्शन हो रहा है, एनाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन, मतलब चीजों को तोड़ा जा रहा है, चीजों को जोड़ा जा रहा है। तो अब बताओ, साइटोप्लाज्म जो होगा वो लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा? मतलब जो साइटोप्लाज्म है वहां हर प्रकार का रिएक्शन हो रहा है, तो क्या ये साइटोप्लाज्म लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा? अगर नॉन लिविंग होता तो अंदर रिएक्शन नहीं हो पाता। इट मीन कि ये जो है ये लिविंग है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखे लिखो, इट इज अ लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ सेल। इट इज अ लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ सेल। अब आपको दूसरा सवाल का जवाब देना है कि बताइए सेल मेम्ब्रेन लिविंग होता है या नॉन लिविंग होता है? और आपका दूसरा सवाल है कि सेल वॉल लिविंग होता है कि नॉन लिविंग होता है? सबके बारे में बताना है। साइटोप्लाज्म के बारे में मैंने बता दिया कि ये लिविंग होता है, सेल वॉल के बारे में बताना है कि वो लिविंग होता है या नॉन लिविंग होता है, और सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताना है कि क्या वो लिविंग होता है या नॉन लिविंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखे लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ, पॉइंट नंबर 3, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, समझ में, पानी की तरह बिल्कुल। इट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड ग्रैन्यूल सब्सटेंस। सेमी फ्लूइड ग्रैन्यूल सब्सटेंस, या ऐसा करो, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड ग्रैन्यूल ऑफ सब्सटेंस को कट कर दो, इसको मत लिखो। नेक्स्ट पॉइंट देके लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 दूसरा लिखो, इट इज लिमिटेड ऑन द आउटसाइड बाय द सेल मेम्ब्रेन। आपका जवाब मिल गया है ना? लिखो, इट इज लिमिटेड ऑन द आउटसाइड बाय द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 लिखो। पॉइंट नंबर 4 लिखो, वाटर इज द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। वाटर इज द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। क्लियर हो गया? अब देखो, जिस बेसिस पे मैंने अभी बताया कि साइटोप्लाज्म वो पोजीशन होता है जो मेम्ब्रेन बाहर की तरफ और अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ को छोड़ करके जितना इलाका होता है हम सबको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है,
फिर मैंने कहा कि साइटोप्लाज्म में दो चीजें होती है, एक तो वाटर होता है और कुछ सेल ऑर्गेनल होते हैं। ठीक है, मैंने ये भी बताया। तो इसी बेसिस पे साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में बांटा गया, साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में बांटा गया। एक को कहा गया साइटोसोल, एक को कहा गया साइटोसोल और दूसरा जो है वो सेल ऑर्गेनल। मतलब सेल ऑर्गेनल जो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे राइबोसोम, जैसे वैक्यूल, जितने भी सेल ऑर्गेनल है उनको छोड़ दो, उसके अलावा जितनी भी चीजें आती है जैसे वाटर, जैसे प्रोटीन, जैसे सोल्ट, जैसे मिनरल्स, जितनी भी चीजें होती हैं सबको हम साइटोसोल में करते हैं। मतलब साइटोप्लाज्म दो पार्ट में हो गया, एक को हमने कहा साइटोसोल, दूसरे को हमने कहा सेल ऑर्गेनल। तो साइटोसोल में आ गया कुछ इस तरह से। तो चलो लिखो, साइटोप्लाज्म हैज टू मेजर पार्ट, साइटोप्लाज्म हैज टू मेजर पार्ट। नंबर 1 पे लिखो साइटोसोल, नंबर 1 पे लिखो साइटोसोल और साइटोसोल में कुछ पॉइंट लिखो। साइटोसोल इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोसोल इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट पॉइंट देख के लिखो, it contain a number of substance, it contain a number of substance like water, ions, enzymes, vitamins, proteins, etc. मतलब कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन साइटोसोल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेकर के लिखो, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लेकर के लिखो, all major biochemical reactions takes place in the cytoplasm, all major biochemical reactions takes place in the cytoplasm। अब सेल ऑर्गेनल, दूसरा वही सेल ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल करके लिख लो, बस थोड़ा सा लिखवा रही हूँ, ज्यादा नहीं, लिख लो। सेल ऑर्गेनल आर टाइनी सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, लिख लो, बस एक ही पॉइंट लिखवा रही हूँ, लिखो सेल ऑर्गेनल आर टाइनी सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दैट आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। लाइक एग्जाम्पल देके ये सब लिख लेना। ठीक है, चलो यहाँ तक हम लोगों ने साइटोप्लाज्म खत्म कर लिया, बहुत अच्छे तरह से हमने खत्म किया। न्यूक्लियस को हमने कंप्लीट कर लिया। होप सो आपको सबको समझ में आ रहा है। अब जो अगला लेक्चर होगा उस लेक्चर से अब हम लोग शुरू करने वाले हैं सेल ऑर्गेनल के बारे में, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, वैक्यूल क्या होता है, लाइसोसोम, ये सब जितनी भी चीजें हैं अब हम लोग अगले लेक्चर से शुरू करेंगे। होप सो आपका 4 से 5 लेक्चर में आपका टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए। बस दिस इज ऑल अबाउट, एक्चुअली लेक्चर का ड्यूरेशन बहुत छोटा छोटा है ना, इस वजह से इट टेक टाइम, है ना। बट अदरवाइज हम लोग फिर भी बहुत फास्ट जा रहे हैं। हमारा लेक्चर 10 हो चुका है, 4-5 लेक्चर में हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। बस देखते रहो, रिविजन करो, है ना। दिस इज ऑल अबाउट। चलो मेहनत करो, पढ़ाई करो। थैंक यू वेरी मच, बाय।